अभिनंदन। सर्वोदय एकेडमी के इस मंच पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ जनरल साइंस के कुछ इजी क्वेश्चंस डिस्कशन करने आया हूं। ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछने की भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस है, लगभग पता रहते हैं पर इंफॉर्मेटिव है। आप लोग जब वीडियो देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको पता होंगी, पर उनके साथ बहुत सारे इंफॉर्मेटिव और क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो मैं आपके साथ आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? हम बात करना चाहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। जब भी फैक्ट्री वर्ड यूज करें, इसका मतलब है लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बातें हो रही होंगी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की बातें, उत्पादन की बातें हो रही होंगी। तो प्रोटीन की फैक्ट्री, अब अपनी बॉडी में प्रोटीन की फैक्ट्री है राइबोसोम्स। अपनी बॉडी में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं? राइबोसोम्स को। और प्रोटीन फैक्ट्री के अलावा अगर सेलुलर प्रोटीन फैक्ट्री है, वो भी क्या है? राइबोसोम्स। तो इसका आंसर क्या चला गया? राइबोसोम। राइबोसोम। एक और वर्ड क्या यूज कर सकता है इसके लिए? सेलुलर प्रोटीन फैक्ट्री। सेलुलर प्रोटीन फैक्ट्री। सेलुलर प्रोटीन फैक्ट्री। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम्स को। या दूसरा अलग तरीके से इसी क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है कि सेलुलर प्रोटीन फैक्ट्री आप किसे कहते हैं? तो वो भी क्या है? राइबोसोम्स। आगे जो अपने दिमाग में आना चाहिए, राइबोसोम बने किसके होते हैं? तो राइबोसोम दो चीजों से मिलकर बने हैं, एक आरएनए और एक प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। अब आरएनए भी तीन टाइप के, तो आरएनए तीन टाइप में कौन कौन से? एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। जो मेनली प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है वो आरएनए कौन सा है? आरआरएनए। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तीन टाइप का आरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए। ये वाला आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में तो तीनों इन्वॉल्व है, पर जो मेनली प्रोटीन सिंथेसिस के साथ एसोसिएटेड है वो है आरआरएनए। ये कौन सा आरएनए है? ट्रांसफर। ये कौन सा है? मैसेंजर। तो पूरा ऑल ओवर क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करना चाहता हूं, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो आंसर हो गया राइबोसोम। दे आर ऑल्सो नोन एज सेलुलर प्रोटीन फैक्ट्री। किसके बने होते हैं राइबोसोम? तो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम। आरएनए दिमाग में आते आने चाहिए, आरएनए कौन सा? तो तीन आरएनए है, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। तो उसमें भी मेनली आरआरएनए। आर का वर्ड मत, आर स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल, ऐसे एम स्टैंड्स फॉर मैसेंजर और टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए। तो एक अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। अगला क्वेश्चन अपन चालू करते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा, आलू का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम ऑफ पोटैटो। तो आलू कौन सी, सबसे पहले पहचान पता होना चाहिए कि आलू है किस फैमिली का मेंबर। तो आलू सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। आलू कौन सी फैमिली का मेंबर है? सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। वहीं से नाम निकल के आएगा। और इसका जो बॉटनिकल और साइंटिफिक नेम है वो है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम, जिसमें सोलेनम किसके बारे में बताता है? जीनस के बारे में। सोलेनम किसके बारे में बता रहा है? जीनस, वंश के बारे में। और ट्यूबरोसम किसके बारे में बताता है? स्पीशीज के बारे में। तो आलू का वैज्ञानिक नेम, साइंटिफिक नेम क्या हो गया अपने पास? सोलेनम ट्यूबरोसम। और इसका जहां पर सोलेनम क्या है? जीनस, ट्यूबरोसम क्या है? स्पीशीज, स्पेसिफिक एपिथेट। और कौन सी फैमिली का मेंबर है? तो वो है सोलेनेसी फैमिली का मेंबर। ध्यान रखना, प्लांट्स, पौधों की अगर आपको फैमिली आइडेंटिफाई करना है, पौधों की अगर आपको फैमिली आइडेंटिफाई करना है, तो उसके पीछे, जैसे प्लांट, आलू की फैमिली का नाम क्या है? सोलेनेसी। तो नाम के पीछे जो ये वर्ड्स हैं, सोलेनेसी, ACEAE, ये जो वर्ड है ये पहचानने में हेल्प करेंगे आपको। प्लांट्स की फैमिली को पहचानने के लिए आपको ये वर्ड्स फॉलो करने, ACEAE, सोलेनेसी फैमिली। तो क्वेश्चन के लिए दो तीन इंफॉर्मेशन हो गई प्लांट्स। और ऐसे ही पूछ ले कि आलू कौन से, आलू क्या है? प्लांट। प्लांट का तो
इसकी किंगडम कौन सा हो जाएगा? तो प्लांटी किंगडम। ऐसे ही एनिमल्स कौन से किंगडम में आएंगे? एनिमिलिया किंगडम में। तो एक इंफॉर्मेटिव और एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि, यहां पर सबसे पहले अपने को देखना है मास्टर। मास्टर का मतलब क्या होगा? एक क्लास में टीचर होता है, उसको अपन मास्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरी क्लास को कंट्रोल करता है। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि का मतलब वो अपनी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करेगा, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। तो वो कौन सी ग्लैंड है? तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ध्यान रखना, पिट्यूटरी जो ग्रंथि है वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है, क्योंकि वो अदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके फंक्शंस को कंट्रोल करके रखेगी, जैसे कि बॉडी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। मास्टर वर्ड से यहां पर अपने को आंसर पहचानना है। तो आंसर क्या हो गया? पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ग्रंथि क्यों बोला? कंट्रोल करता है, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड के कार्य फंक्शंस को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोला गया। अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक कान में कितनी हड्डियां होती है? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कान में अपने कान के 3 पार्ट हैं, बाहरी कान, मध्य और अंदर वाला, आउटर, मिडल, इनर। ध्यान रखना, कान में जो हड्डियां हैं वो ओनली मिडल, मध्य ईयर में ही होती है, नहीं बाहरी कान आउटर ईयर में, नहीं इनर ईयर में। हड्डियां किस में होंगी? मिडल ईयर में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कान के कौन से भाग में हड्डियां मिलती हैं, तो बीच वाले पार्ट में, मिडल ईयर में। ये अपने लिए पॉइंट काम का हो गया। कितनी हड्डियां होती हैं? 3। एक कान में 3 तो 2 में 6। उनका नाम क्या क्या है? मेलियस, इनकस, स्टेपिज। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो कान की हड्डियां हैं ये तीनों ही बहुत छोटी हड्डी होती हैं, बहुत छोटी हड्डियां होती हैं। और इनमें से सबसे छोटी, जो पूरी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है ना, वो है स्टेपिज, सबसे छोटी हड्डी। हड्डी सारी तीनों ही छोटी हैं। बॉडी की सबसे छोटी हड्डियां कौन है? कान की हड्डियां, और उसमें सबसे छोटी स्टेपिज। तो एक कान में कितनी हड्डी होती है? 3। नाम क्या क्या हो गया? मेलियस, इनकस और स्टेपिज। सबसे छोटी हड्डी स्मॉलेस्ट बोन। मेलस, इनकस, स्टेपिज। नाम भी लिख देता हूं, मेलियस, इनकस और ये स्टेपिज। और कौन से पार्ट में? तो दैट इज मिडल ईयर, मध्य भाग। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। एक कान में पूछ रहा है अपने से हड्डी, दोनों कान में हड्डियों का नंबर पूछ रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, कौन से पार्ट में, कौन से भाग में पूछ रहा है। टोटल कितनी हड्डियां हैं? एक कान की, 2 कान की, मिडल ईयर, नाम सबसे छोटी। आगे बढ़ते हैं। कोशिका की खोज, सेल की डिस्कवरी। तो सेल की डिस्कवरी किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की है। और कब की है? 1866 नहीं है, एग्जैक्ट मुझे डेट तो याद नहीं आ रही है। तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की है सेल की। ऐसे ही पूछे न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है? तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। हाँ, ये डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है, ये है रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन 1831। ऐसे ही रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की है 1665। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब? 1665 में। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब? 1831 में। और ऐसे ही पूछे सेल थ्योरी किसने दी है? तो सेल थ्योरी 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दी है, एक बॉटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे, सेलेडन और स्वान।
सेलेडन और स्वान, दो साइंटिस्ट ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। आगे ये भी कहीं ना कहीं आगे क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा आप लोगों को, एक बार लिख लेना। क्वेश्चन तो अपना आंसर तो यही है, ये इंफॉर्मेशन है, सेल थ्योरी किसने दी, ये इंफॉर्मेशन है। गाड़ियों के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपन गाड़ियों के टायर में कौन सी गैस भरे, ऐसी गैस भरे जो किसी से रिएक्ट नहीं करती हो, ऐसी गैस भरे जो जलने वाली नहीं हो। अब बात अगर अपन O2 की बात करें तो O2 रिएक्टिव गैस है, किसी ना किसी दूसरी चीज से रिएक्ट करके अलग चीज बना लेगी। ऐसे ही ज्वलनशील नेचर भी है, जलने वाली गैस है तो वो भी यूज नहीं करें। तो अपन क्या चाहते हैं, अपन ऐसी गैस चाहते हैं जो इनर्ट रहे, अक्रिय गैस हो और बिना जलने वाली हो, तो वो है N2। तो आंसर क्या हो गया, N2, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस बोलते हैं इसको, या बिना जलने वाली, नॉन इन्फ्लामेबल। तो गाड़ियों के टायर में दिमाग कभी कंफ्यूजन हो तो यार ध्यान रखना क्या तरीका है कि ऐसी गैस हो जो अक्रिय हो, किसी से रिएक्ट नहीं करने वाली हो, वो N2 ही हो सकती है। ऐसी गैस जो बिना जलने वाली हो, N2 हो। अक्रिय, इनर्ट और नॉन इन्फ्लामेबल, बिना जलने वाली गैस, कंफ्यूजन मत होना। अगला गैस, दूध में कौन सा अम्ल होता है, मिल्क में कौन सा एसिड होता है? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, मिल्क में कौन सी शुगर मिलती है, मिल्क में कौन सी शुगर मिलती है, लैक्टोज। तो लैक्टोज जब दूध से दही में कन्वर्ट होता है, यही लैक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टिक एसिड में। इसलिए कौन सा एसिड, कौन सा अम्ल मिल गया, लैक्टिक एसिड। ध्यान रखना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया, आंसर तो लैक्टिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड आंसर हो गया। आंसर तो अपना क्या हो गया, लैक्टिक एसिड। पर शुगर पूछ ले कि यार दूध में कौन सी शुगर मिलती है, तो लैक्टोज, मिल्क शुगर बोलते हैं, नाम में ही बोलते हैं मिल्क शुगर, लैक्टोज। कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है, तो ये दूध को दही बनाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो 3 क्वेश्चन हो गए, दूध को अम्ल लैक्टिक एसिड, कौन सा शुगर लैक्टोज, किसने दूध को दही बना दिया, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये भी लिख लो, कौन सा शुगर, तो लैक्टोज शुगर। कौन सा बैक्टीरिया, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड, कौन सा शुगर, कौन सा बैक्टीरिया, तीनों ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस हो गए। आगे चलते हैं। तंबाकू में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ, उत्तेजक मतलब जो एक्साइटेशन करेगा, जो अपनी बीपी को बढ़ाएगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा, उत्तेजक पदार्थ। और तंबाकू टोबैको प्लांट्स है, तो वो उसका आंसर क्या है, निकोटीन। और ध्यान रखना निकोटीन आंसर सबको पता है कि उत्तेजक, एक्साइटेशन कर देता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज करवाता है, जिससे एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, वो रिलीज करवाएगा, बीपी बढ़ा देगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा। तो ये सब चीज सबको पता होगा, निकोटीन इसका आंसर है। पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि निकोटीन टोबैको किस पार्ट से मिलती है, तो ध्यान रखना उसकी पत्तियों से मिलती है। और एक और इंफॉर्मेशन बताता हूं मैं आपको कि निकोटीन जो है वो सोलेनेसी फैमिली का ही मेंबर है। अभी अपन सोलेनेसी फैमिली का मेंबर आलू पड़ गया है ना, तो उसी का मेंबर निकोटीन है। तो आंसर तो क्या हो गया अपना, निकोटीन। है ना, क्या क्या रिलीज करवाएगा, एसिटाइल कोलिन, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। कौन सी फैमिली का मेंबर है, तो सोलेनेसी, ACAE फैमिली, प्लांट्स की फैमिली को पहचानने का तरीका। तो निकोटीन एसिटाइल कोलिन रिलीज कराएगा, और निकोटीन टोबैको प्लांट की पत्ती से, टोबैको प्लांट, लीफ। तो 2-3 चीजें हो गई, बीपी को बढ़ा देगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा। तीनों चारों पॉइंट देख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। लार में पाए जाने वाला एंजाइम, लार का मतलब सलाइवा में मिलने वाला एंजाइम। अब सलाइवा में बहुत सारे एंजाइम मिल सकते हैं, पर जो मेनली जो एंजाइम मिलता है वो है सलाइवरी एमाइलिन, जिसका दूसरा नाम क्या है, टाइलिन। करता क्या है वो, सलाइवरी एमाइलिन टाइलिन कॉम्प्लेक्स जटिल जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है।
एक और एंजाइम मिलता है ऐसे तो सलाइवा में, लाइपेज, पर उसका बहुत कम कंसंट्रेशन मिलती है। लाइपेज क्या करता है, फैट्स वसा लिपिड को किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल फॉर्म में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लार में मिलने वाला एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, जिसका दूसरा नाम क्या है, टाइलिन। क्या करता है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में। किस पीएच पे काम करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस पीएच पे, 6.8। दूसरा इस पे इंपॉर्टेंट, लाइपेज जो सलाइवा में मिलने वाला एंजाइम है, वो क्या करता है, फैट लिपिड्स को तोड़ेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो लाइपेज फैट्स को तोड़ देगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। किस पीएच पे काम करता है ये भी ध्यान रखना, 6.8 पीएच पे काम करता है और लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है। कितना परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, लगभग 30%। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन करते हैं, जंतुओं में सबसे लंबी कोशिका, अब सबसे बड़ी सेल कौन सी है, ऐसी सेल देख ढूंढो बॉडी में जो सबसे बड़ी हो, और वो बड़ी कौन सी होगी, जो बॉडी के हर बॉडी पार्ट को मैसेज प्रोवाइड करती हो, हर बॉडी पार्ट को कंट्रोल करके रखती हो, तो वो नर्व सेल है। कौन सी सेल है, नर्व सेल, न्यूरॉन्स। क्योंकि अगर मेरे पैर में चोट लगी और मुझे ब्रेन से वहाँ इंफॉर्मेशन भेजने हैं तो वो नर्व सेल ही कर सकती है, न्यूरॉन्स ही ऐसा काम कर सकता है। और ये जैसे पैर के कंट्रोल करने के लिए कौन सी नर्व का, स्पेशली नर्व का ही नाम पूछ लिया उसको बोलते हैं सिएटिक नर्व, न्यूरॉन और नर्व सेल। न्यूरॉन और नर्व सेल। तो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चंस है, बट इनके साथ मैंने बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। आप इन चीज़ों को देखें और एकदम मतलब बेस लेवल है, और धीरे धीरे अपन स्टार्ट करेंगे, अच्छे और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। पर पहले शुरुआत इजी क्वेश्चंस के थ्रू है, आगे भी कुछ इजी रहेंगे कुछ टफ रहेंगे, पर तीनों ही सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही सब्जेक्ट के धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।